क्या आप लोग जानते हैं कि आईटी फ्रीलांस ग्रोथ के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनली थर्ड नंबर पे आता है। और अगर आईटी मार्केट वैल्यूएशन वाइज बात की जाए तो इस टाइम पे पाकिस्तान की मार्केट 15 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन लगती है। अगर सेल्स वाइज देखा जाए तो ये सेक्टर जो है तकरीबन हर साल 2.8 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर जीडीपी वाइज देखा जाए तो आईटी सेक्टर जो है पाकिस्तान की जीडीपी में 4.8% का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी भी है जिसने इस साल जो है तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट किया। ना सिर्फ उसने 250 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट किया बल्कि पाकिस्तान की वो लीडिंग आईटी कंपनी भी है और इस टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर टॉप 3 कंपनीज में इसका शुमार भी है। मैं बात कर रहा हूं सिस्टम लिमिटेड की। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिस्टम लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको मैंने 3 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो आपके फैक्टर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे और वही सारे फैक्टर्स जो हैं हम सिस्टम लिमिटेड के ऊपर अप्लाई भी करके देखेंगे कि क्या इस टाइम पे वो जो सारे फैक्टर्स के अंदर क्या सिस्टम्स जो है वो सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट भी कर रही है या नहीं। और एट द एंड हम सिस्टम्स लिमिटेड की वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे क्या ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और इस चीज को समझने के लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इंडस्ट्री की और बिजनेस की एनालिसिस की अच्छी तरीके से समझ आ सके। सिस्टम लिमिटेड की हिस्ट्री को देखा जाए तो 1977 के अंदर बाबर अली की लीडरशिप के अंदर ये कंपनी सबसे पहली सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी बनी जो कि रजिस्टर हुई पाकिस्तान के अंदर। फिर इसके बाद इन्होंने लोकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी और 1997 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि हम यूएस के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन भी करेंगे और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड भी करेंगे। फिर उसके बाद 2013 के अंदर इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी जो है एक्सपैंड भी कर रही हैं, तो क्यों ना हम अपनी सर्विसेज को यूई के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं। और अगेन यहाँ पे 2013 के अंदर इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए यूई के अंदर। 2015 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि हमने अपनी कंपनी को पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाएंगे और स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों ने 2015 के अंदर इनके आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज के दिन में ये आपकी इन्वेस्टमेंट 50 गुना से ज्यादा बन चुकी होती। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हुए, कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी बेस के ऊपर आपका सिस्टम लिमिटेड जो है इतना बेहतरीन परफॉर्म किया। तो नंबर्स वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर पिछले 5 साल के अंदर आप देखें सिस्टम लिमिटेड ने हर साल तकरीबन 62% रेवेन्यू वाइज ग्रोथ की। ठीक है, ना सिर्फ रेवेन्यू में तकरीबन हर साल ग्रोथ आई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपने 14% हर साल इंक्रीज किया और नेट प्रॉफिट में तकरीबन 36% आपने ग्रो किया। उसके अलावा अगर आप डॉलर के अंदर बात की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये बात करते हैं कि अगर डॉलर वाइज भी हमें देखना चाहिए कि कंपनी जो है वो कितना ग्रो कर रही है। सो रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन हर साल इस कंपनी ने 41% डॉलर टर्म्स में ग्रो किया। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो तकरीबन 22% में इसका ग्रोथ नजर आ रही है और 19% जो है नेट प्रॉफिट में आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जहां पे रेवेन्यू जो है वो 40 to 60% आपका ग्रो कर रहा है, वहीं पे नेट प्रॉफिट जो है आपका तकरीबन 20% से 30% के राउंड बाउंड रहा है। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स आए जिसकी वजह से सिस्टम लिमिटेड के जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जितना आपका रेवेन्यू ग्रो किया। इसके अलावा जो है 2024 के अंदर वो एक ऐसा साल था जहां पे हमारी स्टॉक मार्केट जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी, लेकिन हमारे सिस्टम लिमिटेड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन उसके अलावा अप्रैल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बेस के ऊपर सिस्टम लिमिटेड ने अगले 6 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट को भी बीट किया। यहां पे मैं बताता चलूं कि मैंने और फराज ने बुल्स एंड बियर्स के अंदर अप्रैल 2025 में सिस्टम्स लिमिटेड की बाय कॉल भी दी थी और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो सारे फैक्टर्स जो सिस्टम लिमिटेड के ऊपर नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे थे अब वो पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ये सिस्टम लिमिटेड परफॉर्म भी करेगी और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। एंड गोइंग इनटू 2026 मैंने सिस्टम लिमिटेड को अपनी टॉप 2026 के अंदर पिक में शामिल भी किया। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, पहले अब यहाँ पे हम एक पूरे आईटी सेक्टर को इन जनरल डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन हमें देखनी चाहिए वो हमें ये देखना चाहिए कि एक आईटी सेक्टर कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। तो इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो पहली कैटेगरी है दिस इज कॉल्ड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो कई ऐसी आईटी कंपनीज होती हैं जो कि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर काम करती है, यानी कि जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो आपको प्रोजेक्ट बेस या क्लाइंट स्पेसिफिक बेस जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे अगेन ये डिपेंड करता है जो आपके क्लाइंट है, हो सकता है वो आपको 1 साल के लिए प्रोजेक्ट दें, 2 साल के लिए दें या 5 साल के लिए दें। तो यहाँ पे आपकी कोशिश एज अ आईटी कंपनी होनी चाहिए कि जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स जो है विन कर सके उतना आपकी अर्निंग्स ग्रो करेंगी। ये ना हो कि अगर आपका क्लाइंट जो है 1 साल के लिए आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी आईटी कंपनी आगे
परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। सो ये चीज हमें समझना है कि ये पूरा सेक्टर जो है प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, नॉन रिकरिंग रेवेन्यू होता है, यानी कि आपको रेवेन्यू तभी आएगा जब आप नया प्रोजेक्ट लेंगे। सो हायर एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर मौजूद होती है कि आपके पास जो भी अभी आपने डील कर ली तो आपके पास प्राइसिंग पावर है। और इसके अलावा अगर इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम्स है और एवेंसियन जो है वो आपके कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इंटरनेशनली जो है ईपैम है और ग्लोपन, दो ऐसी कंपनीज है जो कि अगेन आपके कस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी आपकी आती है आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान एंड इंडिया जो है बहुत ज्यादा लीड कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज को समझना है कि अगर इंटरनेशनली अमेरिका के अंदर आपकी एक कंपनी है या कनाडा के अंदर आपकी कंपनी है, वहां पे एक एम्प्लॉय को अगर आप हायर करोगे तो अगर आपको वहां पे जो पैसे देने पड़ते हैं, लेट्स सपोज $100,000 आपको साल का एक बंदे को देना पड़े, उसी का वही काम जो है अगर आप पाकिस्तान इंडिया में 20% ऑफ द कॉस्ट में अगर आप काम करवा लें तो ये आपके लिए एज अ कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बन सकता। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा कंपनीज जो है इंटरनेशनली वो पाकिस्तान और इंडिया में जो सॉफ्टवेयर हाउसेस है उनसे काम करवाती हैं। तो आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग में ये बहुत कंपनीज काफी ज्यादा आगे लीड कर रही होती हैं। सो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना है। यहाँ पे आपके रिकरिंग और सेमी रिकरिंग रेवेन्यू आपको आता रहता है डिपेंडिंग आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं किन कंपनीज के साथ है। स्टेबल कैश फ्लो भी रहेगा, लेकिन मार्जिन जो है अगेन आपका मॉडरेट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी आपका होता है। तो अगेन इसमें जो कंपनीज है वो आपकी सिस्टम्स है, टीआरजी पाकिस्तान के अंदर आती है। इंटरनेशनली देखा जाए तो इन्फोसिस एंड एसेंचर जो है दो ऐसी कंपनीज है जो कि आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग के ऊपर भी आपका काम कर रही होती है। थर्ड कैटेगरी जो है दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल और इस टाइम पे सबसे ज्यादा चलने वाली आईटी कंपनीज के अंदर आपकी SaaS मॉडल है, यानी कि सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विसेज मॉडल। और यहाँ पे अगेन आप देख रहे होंगे कि कई ऐसी कंपनीज मौजूद होती हैं जो आपको ये सर्विसेज चार्ज कर रही होती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप नेटफ्लिक्स को देखें तो आपने कोई मूवी देखनी है तो हर महीने जो है आपके पैसे कट रहे होते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन के आप पैसे दे रहे होते हो। इसी तरीके से अगर आप लेट्स सपोज कोई फेसबुक के ऊपर आपने एड कोई रन करनी है तो तब भी आपके हर महीने के हिसाब से वो एक सब्सक्रिप्शन के तौर पर वहां पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं वो अगेन आप देख रहे होते हो कि जितना ज्यादा इनके पास क्लाइंट आएगा और जितनी अच्छी इनकी प्रोडक्ट होगी तो जाहिर सी बात है उतने ही क्लाइंट इनको सब्सक्राइब भी करेंगे और उतने पैसे इनको वापस भी मिलेंगे, ठीक है। सो अगेन ये वाला जो कैटेगरी है ये स्केलेबल भी है, ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट जो है आपको वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाई मार्जिन इसके अंदर बिजनेस होता है, रिकरिंग रेवेन्यू होता है, यानी कि रेवेन्यू आपका आता रहता है और कॉस्ट भी आपकी निस्बतन कम होती है। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप एज अ क्लाइंट के तौर क्लाइंट को कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी जो रिटेंशन रेशियो है, यानी कि जो आपको क्लाइंट वापस आ रहा है वो कितना जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फेमस कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स की तो मैंने ऑलरेडी बता दी, फेसबुक है सब्सक्रिप्शन के तौर पे, और जो कंपनीज हैं जैसे सेल्स फोर्स हो गया, सर्विस नाउ हो गए, ये भी अगेन प्रोडक्ट एज ए सर्विसेज ज्यादा काम कर रही होती है। अच्छा, यही चीज जो है हम थोड़ा सा सिस्टम लिमिटेड के ऊपर देखते हैं कि सिस्टम लिमिटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है हम एज अ कंपनी प्रोवाइड करती है। सो अगेन आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। सो सिस्टम जो है एआई ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डाटा एनालिटिक्स का प्रोवाइड करती है, डिजिटल आईटी ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है, जनरेटिव एआई पे काम कर रही है एंड एंटरप्राइजेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका वर्टिकल वाइज देखा जाए क्योंकि हमने तो ये देखना है कि ये कौन से सेक्टर्स के अंदर ये ज्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है। सो सबसे पहला जो है आपका बीएफएसआई के अंदर जो है सिस्टम सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यू यहां से जनरेट करती है, यानी कि 30% जो रेवेन्यू आपका बीएफएसआई से आता है जो कि आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस आती है। और यहाँ पे जो टोटल सिस्टम लिमिटेड के जितने क्लाइंट है उसमें जो 70 जो है वो बीएफएसआई के अंदर अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेमिनोस के जो नाम से कंपनी एक बहुत बड़ी मशहूर है, इनकी पार्टनरशिप सिस्टम के साथ है और सिस्टम इनके साथ मिलकर जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो आपकी टेलकोस में आती है जिसमें तकरीबन 23% रेवेन्यू जो है सिस्टम लिमिटेड का वो टेलीकम्युनिकेशन से आता है, ठीक है। अगेन अब इसमें देखेंगे तो तकरीबन ये आपकी 16 कंपनीज जो 16 क्लाइंट जो है आपके सिस्टम्स के वो तकरीबन आपके टेलको से आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीएफएसआई को आपने समझना है कि आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है जहां पे बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी और यहाँ पे अगेन जो डेवलपमेंट्स हुई थी वो टूरिज्म में ज्यादा हो रही थी और फाइनेंस में हो रही थी। यही चीज जो है सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और यहाँ पे जितने भी मिडिल ईस्ट में जो आपकी बैंक्स होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, उनको इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की और टेमिनोस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप के तौर पे यहाँ पे अब जो सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है टेलको सेगमेंट के अंदर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होते हैं, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस होते हैं, वहां पे ये कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। और अगेन 2025 के अगर नंबर देखे जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर इस कंपनी ने तकरीबन 16.9 बिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है बीएफएसआई से बनाया और टेलकोस के अंदर तकरीबन इन्हें 14.6 बिलियन रुपीस का बनाया।
मार्जिन वाइज देखा जाए तो तकरीबन ये 13 to 14% दोनों के अंदर इनका मार्जिन रिलाय करते हैं। दूसरा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी क्लाइंट की ज्योग्राफी एंड करेंसी एक्सपोजर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये समझना कि आईटी सेक्टर के अंदर ये चीज को आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर आप पाकिस्तान इंडिया के अंदर काम करें। सो आपका जो रेवेन्यू है वो कौन से रीजन से आ रहा है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। क्या आपका यूएस से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है। दूसरा जो है आपका डॉलर में आपके पैसे मिल रहे हैं या फॉरेन करेंसी में मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आपका डॉलर पीकेआर भी साथ साथ ऊपर जा रहा है तो एक तो प्रॉफिट आपका बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन तो है, और जो डॉलर पीकेआर के बेस के ऊपर जो आपका रेट ऊपर जाएगा वो भी आपके आईटी कंपनी के अंदर ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर उसके बाद क्लाइंट इंडस्ट्री एक्सपोजर के आपका क्लाइंट कैसा है, वो फिनटेक हेल्थ केयर में काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, और उसके अलावा जो है उसका जो रेपुटेशन है वो कितनी जबरदस्त है। फिर आपकी जो क्लाइंट स्टिकीनेस होती है जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका जो एवरेज क्लाइंट टेन्योर है वो कितना जबरदस्त है कि कितना अरसा जो है उस क्लाइंट ने आपके साथ मिलकर काम किया। अब यहीं पे हम सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर ये सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो 2024 के अंदर जो रेवेन्यू सिस्टम्स का था वो तकरीबन 94% जो है वो फॉरेन करेंसी में था, यानी कि आप डॉलर टर्म्स में या दूसरी करेंसीज में पैसा बना रहे हैं। और बाकी जो है अगर आप कॉस्ट वाइज बात की जाए तो 57% आपकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी रुपी में है। तो आप देखो बिजनेस मॉडल कितना जबरदस्त है कि डॉलर के अंदर आप पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो आप जो कॉस्ट है यानी कि आप जो सैलरीज वगैरह दे रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपी में दे रहे हैं। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर आप रेवेन्यू ज्योग्राफी वाइज देखा जाए तो 59% जो आपका रेवेन्यू है वो मिडिल ईस्ट अफ्रीका से आ रहा है, यानी कि आपने मिडिल ईस्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और वहां से जो रेवेन्यू आता है वो आपका 59% कॉन्ट्रीब्यूशन होती है रेवेन्यू के अंदर। और एक्सपोर्ट के अंदर आपकी तकरीबन 87% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 13% जो है आपका लोकली आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्लाइंट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप एक ही क्लाइंट के ऊपर ज्यादा फोकस तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो आपका टॉप क्लाइंट है सिस्टम लिमिटेड का वो तकरीबन 16% रेवेन्यू के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप टॉप 5 की बात की जाए तो तकरीबन 27% टॉप 5 के अंदर है, और अगर आप टॉप 50 के अंदर बात करें तो तकरीबन 50% जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यू के अंदर। 2024 के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 250 क्लाइंट जो है सिस्टम लिमिटेड के अंडर आते हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद पार्टनरशिप्स की बात की जाए, पिछले 12 साल के अंदर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया और इनकी अभी तक जो है पार्टनरशिप जो है बरकरार है। इसके अलावा अगर आप देखें टेमिनोस के साथ इन्होंने 14 ईयर्स काम किया। ये अगेन जो है आपके बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस वगैरह में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आईबीएम के साथ ये 13 ईयर से काम कर रहे हैं। सेल्स फोर्स के साथ ये 5 ईयर से काम कर रहे हैं। इसके बाद सर्विस नाउ के साथ ये तकरीबन 1 ईयर से काम कर रहे हैं। और ये चीज आपका समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आपके क्लाइंट के साथ आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर आईटी कंपनी। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे आप देखें बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपनी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आईटी कंपनी जो है इनका जो रॉ मटेरियल होता है या आप कह लें ईंधन होता है, वो आपके लोग होते हैं, यानी कि जो आपके सैलरीड पर्सन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स होती है। सो पीपल इज इक्वल टू फैक्ट्री, दिस इज द मेजर थिंग। और यहाँ पे जो चीजें हमें देखनी होती है कि आप कितनी तेजी से उसको ग्रो कर रहे हो, आपका टोटल हेड काउंट कितना है, ग्रोथ कितनी चल रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ ग्रोथ नहीं है, आपका एट्रिशन रेट क्या है। सो एट्रिशन रेट वो होता है कि अगर आपके कंपनी के अंदर जो लोग आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से कितने लोग जो है विद इन ईयर छोड़ के चले जाएं। ठीक है, अगर ये रेट जो है 15% से कम है तो दिस इज अ गुड साइन फॉर अ कंपनी, और अगर ये 25% से ज्यादा है सो ये छोटी सी वार्निंग भी है। जितने भी आपके एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं वो काफी हद तक 25% जो है वो विद इन अ ईयर छोड़ के चले जाते हैं, तो दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर अस। सो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये थर्ड पॉइंट आ गया, जहां पे आप इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो आप पर एम्प्लॉय जो है क्या आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह बढ़ा है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लास्ट जो है आपकी हाई एंड स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या आपका जो एम्प्लॉइज है वो उनकी स्किल सेट कितना है। अच्छा अगेन हम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय यहाँ पे बात करते हैं। अगर 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो सिस्टम लिमिटेड के अंदर तकरीबन 3500 एम्प्लॉइज थे, और अगर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखा जाए तो तकरीबन 27 लाख यानी कि 2.7 मिलियन जो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय था। अब जो है तकरीबन 8000 के राउंड अबाउट एम्प्लॉइज हो चुके हैं। और अगर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की बात की जाए तो 48 लाख यानी कि 4.8 मिलियन जो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय आपने इंक्रीज किया, यानी कि सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो बहुत जबरदस्त अपने रेवेन्यू पर एम्प्लॉय को इंक्रीज कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एट्रिशन रेट को भी देख लें। एक टाइम पे एडिशन रेट 2023 के अंदर काफी ज्यादा बुरा हो चुका हुआ था सिस्टम लिमिटेड का, और इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा भी कि हमारा एडिशन रेट जो है वो हमने 24% से कम करके अब 17% पे ले आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज को यहाँ पे मद्देनजर आप लोगों को भी रखना है कि जहां पे आप ग्रो भी कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉइज
एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, वहीं पे कोई आपको इंटरनेशनल मसले भी आ जाते हैं, जैसे कि वीजा के मसले आ गए। तो यहाँ पे अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर सिस्टम लिमिटेड ने अपने आप को एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको ज्यादा एम्प्लॉय करें, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप हेड काउंट की बात करी जाए तो 2020 के अंदर 93% जो है वो पाकिस्तानी आप लोगों ने एम्प्लॉय किया हुआ था, और 2024 में अगर देखा जाए तो तकरीबन अब जो है ये रिड्यूस होकर 81% पे आ गया है। और अगर मिडिल ईस्ट से अगर आप देखा जाए तो अब 12% जो है आपने मिडिल ईस्ट से लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ, और इजिप्ट से तकरीबन 3% को एम्प्लॉय किया। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर। अब ग्रोथ ड्राइवर्स और आपकी टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस तरह आप टाइम गुजरता जाता है, क्या आप वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ ही काम कर रहे हैं या फिर आप न्यू क्लाइंट्स की तरफ भी जा रहे हैं और न्यू सर्विसेज की तरफ भी जा रहे हैं। कल को ये ना हो कि अगर आपके नई तरक्की आना शुरू हो जाए, एआई के अंदर आप तरक्की कर रहे हैं, आप एज ए कंपनी काम नहीं कर रहे हो और दूसरी कंपनी जो है वो ज्यादा काम कर रही है, तो हो सकता है वही कंपनी जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को लेकर चली जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम के साथ अब न्यू वर्टिकल से भी एंटर हुए। और इसी तरीके से हमने देखा भी कि सिस्टम जो है एआई के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है। इसके अलावा जो है आपकी आईपी जो है प्लेटफॉर्म्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है आपके एम्प्लॉयज की वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर महारत रखते हैं, ईआरपी में रख रहे हैं, हेल्थ केयर में रख रहे हैं, और आपकी जो पार्टनरशिप है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एसएपी के अंदर, ओरेकल के या एडब्ल्यूएस के अंदर, क्या आपकी सर्टिफिकेशन भी मौजूद है या नहीं। और यही चीज जो है अगर हम सिस्टम्स के अंदर देखा जाए तो इनके जो अवार्ड्स हैं वही चीज हमें काफी हद तक साबित कर देती है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं फोर्ब्स एशिया के बेस्ट कंपनी साबित हुई, जहां पे इन्होंने पिछले 5 साल इन अ रो बेस्ट एशिया कंपनी एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड भी हासिल किया। इसके अलावा जो है टेमिनोस के साथ भी रीजनल डिलीवरी पार्टनर ऑफ द ईयर 2024 में भी इन्हें इजाफा अवार्ड मिला। हुवावे के साथ क्लाउड पार्टनर ऑफ द ईयर भी मिला। क्लाउड एरा के साथ भी बेस्ट इमर्जिंग पार्टनर 2024 भी मिला। और ना सिर्फ इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी लिए, बल्कि जो लोकल अवार्ड्स हैं इसमें पाशा आपकी टॉप एक्सपोर्टर अवार्ड भी है। फिर इसके अलावा जो है आपने एफबीआर में लीडिंग एक्सपोर्टर अवार्ड भी हासिल किया। तो आप देख रहे हैं कि इतने ज्यादा एक्सपोर्ट के जो आपको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और जो लोग इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी है और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्टिफिकेशन भी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है इतने अच्छे अवार्ड्स भी आपको मिल रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेटरी एंड पाकिस्तान स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका टैक्स की जो एग्जाम्पशंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है एक्सपोर्ट की कंपनीज का, जिसमें आपकी इंडिया भी आती है, आपकी वियतनाम भी आती है, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश आती है। सो यहाँ पे अगर तो आपको गवर्नमेंट आईटी इंसेंटिव दे रही है तो तब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर यही चीज आगे आने वाले वक्त के अंदर अगर आपको वो आईटी एग्जाम्पशंस खत्म हो जाए तो आईटी सेक्टर के जहां पे बहुत जबरदस्त आपका प्रॉफिट चल रहा होता है वो एकदम से प्रॉफिट गिर सकता है। तो यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड पिछले कुछ सालों से जो आईटी के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर जो आपकी इंसेंटिव रिजीम थी, जिसका आपका जो टैक्स जो था वो तकरीबन 0.25% था अंदर द फाइनल टैक्स रिजीम, वो कायम था काफी अच्छे से। लेकिन और यहाँ चीज आपको ये समझनी होगी, जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान के अंदर चल रहा था दैट इज अराउंड 29%। सो अभी तक जो है ये कंपनी इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन ये जो रिजीम है आने वाले जून 2026 में खत्म होने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से कोशिश करती रही है कि जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको हमेशा हम बेनिफिट दें, और बेनिफिट देंगे तभी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे इंटरनेशनली। उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो थोड़ा सा देते हैं, और यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सिस्टम्स लिमिटेड ने मार खाई थी, जिसकी वजह से जो है 2024 का जो पीरियड था उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर बुक और आपकी जो क्लाइंट के साथ जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, क्या उस क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आपने क्या उनको एक्सटेंड किया, क्या आपके जो क्लाइंट्स है आपको कैश वापस कर रहे हैं, अनबिल्ड बैकलॉग आपका कितना है, पाइपलाइन वैसे रेवेन्यू मल्टीपल कितना आपका, कन्वर्जन रेट आपका कितना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा जाए तो आपके पास कैश जो है वो कितना आ रहा है एज कंपेयर टू डेप्ट, फिर आपकी जो एक्विजिशंस है वो कैसी चल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें आती है। और यहाँ पे अगेन हम सिस्टम लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। 2024 के अंदर ये देखा गया कि आपकी जो ट्रेड डेब्ट्स है वो काफी हद तक बढ़ गए, और अगर आप नंबर वाइज देखा जाए तो तकरीबन 17.6 बिलियन रुपीस के जो आपके जो पैसा आपको वसूल होना था क्लाइंट से वो आपका स्टक हो गया, ठीक है। इसमें से मेजर जो है अगर आप यूएसए की एक विजनरी सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी है, उसका तकरीबन आप देखें तो यहाँ पे 3.3 बिलियन रुपीस का एक ही कंपनी से आपको पैसे आने हैं। यहाँ पे एक चीज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है कि यहाँ पे जो सिस्टम लिमिटेड है वो 120 दिनों का टाइम पीरियड दे देती है कि हम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप 120 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो
आपका हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगेन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर वो टाइम गुजरता रहेगा तो सिस्टम्स अपने मॉडल अपने बिजनेस के अंदर वो चीज को एंटर करती है। तो यहाँ पे अगेन जो हमने सिस्टम्स की बात की, जो कंपनी की बात की, वो अगेन उसका जो पास पीरियड है वो इतना अभी एक्सटेंड नहीं हुआ और जो नंबर वाइज भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये थोड़ा सा यहाँ पे बेहतरी आ जाए। लेकिन अगेन 2024 का जो आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आप नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और ट्रेड डेब्ट्स, ये दो आपके फाइनेंशियल ऐसे जार्गन्स है, जो नंबर्स हैं ये आपको बताते हैं कि जो आपका क्लाइंट है उससे आपने डील तो कर ली, आपने अपना जो भी सर्विसेज थे वो प्रोवाइड की, लेकिन अभी तक जो है आपको उधर से आपको पैसा वसूल नहीं हुआ। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे जैसे सिस्टम लिमिटेड ने अपनी एक्सपेंशन की, वहां पे क्लाइंट को गैदर करने के लिए, यानी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये कुछ कंपनी ने अपनी तरफ से एडवांटेजेस भी उनको दिए कि हम अपना हाउसिंग जो ऑफिस है वो सेट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉइज को भी वहां पे ये हायर कर रहे थे। और जब ये चीज आप कर रहे होते हैं तो अपने क्लाइंट को मेंटेन रखने के, क्लाइंट को थोड़ा सा इजी रखने के लिए इन्होंने थोड़ी सी ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड की कि आप हमसे पैसे बाद में हमें दे दें, जिसकी वजह से अगेन आप देख सकते हो ट्रेड डेब्ट्स और आपके कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है ये भी काफी हद तक ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, यही चीज जो है आपके मार्जिन के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अगेन हमने सरमाया के ऊपर जो मैंने सरमाया स्कोर बनाया हुआ है वहां पे अगेन आप जाके देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है चूंकि अभी आपका अच्छा तो है, लेकिन अगर आप 2020 से आप देखें तो ये 20% से नीचे गिरता गिरता तकरीबन 14% पे आ गया। इसका मतलब है कि 20% से अब आपका जो 14% पे तकरीबन आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आ गया, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है अच्छा काम तो कर रही थी, लेकिन जो एक्सपेंशन कर रही थी उस पर जो कॉस्ट आई अपने ऑफिसेज बिल्ड करने की, उसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो निस्बतन कम हो गए। यहां पे 2024 के अंदर एक और फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था और वो था आपका डॉलर पीकेआर। तो डॉलर पीकेआर जो है अगर आप यहां पे देखें 2022 से 23 जो है वो डॉलर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था और उसकी वजह से सिस्टम्स के प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त बढ़ा। लेकिन 2023 से 2024 आपका जो डॉलर पीकेआर है वो काफी हद तक नीचे रहा और कंपनी एक्सपेक्ट करी थी कि हो सकता है कि डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे फायदा भी होगा। तो यहाँ पे जहां मैंने आप लोगों को जैसे बात की, जो जब ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी के साथ तो डॉलर के टर्म्स में करती है, और अगर आपका डॉलर ऊपर चला जाए तो आपको एक्सचेंज गेन्स नजर आते हैं, अगर वो नीचे आ जाए तो वो आपके डॉलर के लॉस नजर आता है। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, 2023 से 2024 आपका डॉलर थोड़ा सा नीचे रहा, जिसकी वजह से इनके जो एक्सचेंज लॉसेज हैं वो थोड़े से आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो अर्निंग्स है वो काफी हद तक नीचे हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज गोइंग इनटू अप्रैल 2025 क्या हुआ कि वही नंबर जो अभी हमने बात की कि डॉलर पीकेआर 2024 में जहां नीचे रहा, अब चूंकि वो पिछले साल बहुत नीचे था तो इसके बाद 2025 के अंदर एक बेस इफेक्ट आया, जिसकी वजह से अगेन डॉलर पीकेआर जब ऊपर थोड़ा सा हल्का सा स्टेबल भी हुआ तो इनके पास एक्सचेंज गेन्स आ गए और जिसकी वजह से इनकी अर्निंग जो है बड़ी तेजी से शूट कर गई। तो ये रीजंस बनती हैं जिसकी वजह से अगेन आप देख सको कि आपका जो कैश जो आपके गेन्स है वो काफी ज्यादा हुए, अर्निंग्स भी इंक्रीज हुई और आप ये रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, यही चीज आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखना है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या ये कंपनीज के साथ जो है ये डॉलर पीकेआर ऊपर जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कंपनी जो अपने क्लाइंट के साथ जो काम कर रही है क्या इनको कैश भी वसूल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी वाला स्कोर आप सिस्टम लिमिटेड का देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा स्कोर हमारे बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, लेकिन जो कैश फ्लो वर्सेस आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो रेशियो है ये काफी हद तक डिक्लाइन करा और ये बैड कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जो आपने प्रॉफिट बनाया था उसको आपने कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि आपने क्लाइंट से आपके कैश जो है वो बहुत स्लो आ रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026 हमें ये चीज को बहुत जबरदस्त मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये चीज हमारे लिए काफी हद तक बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आईटी सेक्टर जो है, आईटी कंपनीज होती हैं, इनके पास काफी हद तक बहुत जबरदस्त पैसा मौजूद होता है और ये पैसों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। अब कई सिनेरियो हमारे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आईटी कंपनीज होती हैं वो छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है। सिस्टम लिमिटेड एक अच्छी बड़ी कंपनी थी, इनके पास कैश गले में तो बहुत अच्छा था, ये चीज आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्लाइंट से कुछ पैसे नहीं आ रहे लेकिन बाकी ओवरऑल तो कुछ पड़ा हुआ ना कैश, तो ये क्या करते हैं अपने एंड से वो दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली इनके जो 2-3 मर्जर्स हुए दोज वर इंपॉर्टेंट। नंबर 1, कॉन्फेस पाकिस्तान के इन्होंने मर्जर एक्विजिशन की 11 दिसंबर 2025 को इन्होंने अनाउंस किया। ये कॉन्फेस पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज है जो कि अगेन आपकी रिटेल एंड एसपीजी में बहुत ज्यादा काम करती है और इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ एशिया में काफी ज्यादा था। इसके अलावा इनकी क्लाउड सर्विसेज हैं, डाटा एंड एआई के अंदर काफी जबरदस्त इनके काम है। और यहाँ पे अगेन सिस्टम लिमिटेड ने ये डिसाइड किया कि अपने जो शेयर्स हैं उनको ये जो है प्रोवाइड कर देंगे कॉन्फेस शेयर होल्डर्स को, और उसके अगेंस्ट जो है कॉन्फेस पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं
उनको वो अपने एंड पे एक्वायर कर लेंगे। इसके अलावा जो है दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, इसको भी इन्होंने एक्वायर किया। उसकी SAA सर्विसेज हैं जो कि BPO के अंदर आती है, इनको भी इन्होंने अपने अंडर एक्वायर किया और ये 29 जुलाई 2025 को अगेन ये अनाउंस किया गया। और इसके अंदर अगेन आपको फायदा क्या है कि सर्विसेज कवरेज के अंदर ये कस्टमर सपोर्ट, HR एंड पेरोल को भी ये एक्वायर कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोक्योरमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस पर सारी जितने भी सेगमेंट ब्रिटिश अमेरिकन टबैको डील करता था वो अब जो है सिस्टम लिमिटेड के अंडर आ चुकी है। और इसकी वजह से अगेन इनका पोर्टफोलियो जो है वो काफी हद तक बेहतर होगा और उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो काफी हद तक बेहतर होंगी। सो ये कई दफा जो है आपकी जो IT कंपनीज होती हैं उनमें ये फैक्टर्स को देखा जाता है। एंड लास्ट जो है हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि IT सेक्टर के अंदर जो आपके रेड फ्लैग्स होते हैं उनको मद्देनजर आप लोगों ने रखना है। और अगर ये सारे फैक्टर्स सारे ठीक हैं तो इसका मतलब है कि आपकी IT कंपनी भी अच्छी चल रही है। नंबर 1 आपकी हैवी रिलायंस होती है वन क्लाइंट और वन ज्योग्राफी। सो सिस्टम लिमिटेड की ये दोनों नहीं है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये टिक मार्क है हमारे लिए कि इनका एक क्लाइंट के ऊपर रिलायंस नहीं है। हमने देखा 260 क्लाइंट है और एक ज्योग्राफी भी नहीं है, काफी ज्यादा है। ये US के अंदर भी काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। राइजिंग एट्रिशन विद फ्लैट वेजेस, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि एट्रिशन जो है वो कम हो गई है, अच्छी वेज दे रहे हैं और अच्छा क्लाइंट रेवेन्यू भी एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे हैं। फॉलिंग रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये भी नहीं है, आप देख रहे हैं ये भी हमारे टिक मार्क है। पहले 3 पॉइंट्स तो हमारे टिक मार्क हो गए कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद ग्रोथ कमिंग फ्रॉम हेड काउंट, प्रोडक्टिविटी, ये भी हमने देख लिया, ये भी इनका बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है लार्ज रिसीवेबल डिलेड कलेक्शन। सो ये वाला जो पॉइंट है सिस्टम लिमिटेड का, ये हमारा इस टाइम पे क्रॉस चल रहा है। थोड़ा सा क्लाइंट से पैसे आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे ही वो पैसे इनके आएंगे तो अगेन जो कंपनी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे हम सिस्टम्स की मार्केट वैल्यूएशन को देख लेते हैं कि इस टाइम पे कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सो हमारी टीम ने मिलकर डिफरेंट फैक्टर्स जो है उसको देखा और यहाँ पे हमने GDP वाइज देखा कि इसकी कोरिलेशन सिस्टम्स के साथ कैसी है, डॉलर PKR की रेट की कैसी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, और जो आपकी APAC और मीना का जो रीजन है, आपका जो मिडिल ईस्ट का रीजन है और अफ्रीका वाली साइड का जो रीजन है, अगर वो वहां पे भी डेवलपमेंट हो रही है या GDP वहां पे ग्रो कर रहा है तो उसकी जो है कितनी जबरदस्त कोरिलेशन जो है हमारे सिस्टम लिमिट के साथ जा रही है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके साथ तकरीबन हमारी 90% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी GDP वाइज, डॉलर PKR वाइज और नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाइज भी आ रही है। और अगर आप देखोगे APAC और मीना रीजन का जो है वो भी तकरीबन आपका 80s के अंदर आपकी परसेंटेज आ रही है। तो इससे साबित होता है कि आपकी जितनी भी कोरिलेशन है वो इन फैक्टर्स के साथ बहुत जबरदस्त आती है। और फाइनली हम अब सिस्टम लिमिट की वैल्यूएशन को देख लेते हैं। कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले साल जो है तकरीबन हम 20% रेवेन्यू वाइज ग्रो करेंगे। अगर अब रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 2026 की एंड में 91 बिलियन तकरीबन रेवेन्यू सिस्टम बना पाएगी। उसके अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो तकरीबन 21 बिलियन होगा और तकरीबन नेट प्रॉफिट जो है 13 बिलियन होगा। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि इस टाइम पे तकरीबन हमारा 14% के बाद राउंड अबाउट बनता है, अगर इस चीज को हम मद्देनजर रख के अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हमारा 8.82 आपकी अर्निंग्स पर शेयर आता है। चूंकि सिस्टम लिमिटेड ऑलरेडी बहुत जबरदस्त कंपनी है तो इसकी प्राइस अर्निंग जो है हमेशा से ऊपर रही हुई है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो यहाँ पे सरमाया के वेबसाइट पे भी हमें नजर आ रहा है कि इसकी प्राइस अर्निंग 20 के राउंड पर रहती है। अगर उस चीज को हम कंसिडर करें तो सिस्टम की जो प्राइस निकलनी चाहिए दैट इज अराउंड 176। ठीक है, और इस टाइम पे जो शेयर जो है वो 157 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है और अगर इसकी अपसाइड देखी जाए तो तकरीबन 12% बनती है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज को थोड़ा सा आपने मद्देनजर रखना है कि इस टाइम पे सिस्टम लिमिटेड की शेयर की प्राइस है वो तकरीबन 24 के राउंड अबाउट चल रही है और यही इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, 25-30 तक भी जा सकती है। अगर 25 प्राइस अर्निंग्स को मद्देनजर रख के चलूं तो इसकी जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 211 बनती है और अगर इसकी अपसाइड परसेंटेज वाइज देखी जाए तो दिस इज अराउंड 35%। ठीक है, सो ये थी आपकी सिस्टम्स की बहुत डिटेल एनालिसिस। हमने पूरा IT सेक्टर को बिजनेस वाइज पढ़ा, इंडस्ट्री वाइज पढ़ा और वही सारे फैक्टर्स पढ़े कि जो एक अच्छी IT कंपनीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है और अगर आप लोग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं और एक अच्छी कंपनी को देखा जाता है और कौन कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और जिस तरीके से हमने 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट को हमने बीट भी किया और गोइंग इनटू 2026 अभी भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। अगर आप लोग ये चीज सीखना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट मास्टरी जो मेरा कोर्स है उसके अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि नेक्स्ट कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप एनालिसिस देखना चाहें। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।